नमस्कार साथियों, आज मैं बहुत भारी मन से फेसबुक लाइव हो रहा हूं। कोशिश किया कि न आऊं और कुछ दुख की बातों को हृदय में ही पी लूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरा अकेले का मन भारी हो जाएगा और मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, और शायद हो सकता है कि मेरे मन के अंदर जो भाव है वो किसी तक पहुंचे और किसी का भला हो जाए। इसलिए साथियों, मैं फिर एक बार आपके सामने एक बिल्कुल अलग, कोई अर्थशास्त्र नहीं, कोई सांस्कृतिक बातें नहीं, कोई उल्लास, कोई उमंग की बात नहीं, बल्कि एक बड़े भारी मन से आपके बीच आया हूँ। और इसीलिए मैंने लिखा अभी तुरंत थोड़ी देर पहले कि मैं एक सामाजिक और व्यवस्थाओं को देखते हुए जो समाज में इन दिनों छोटी छोटी बातों पर क्लेश उत्पन्न हो जा रहा है, दुख और दर्द का माहौल हो जा रहा है, करुणा, सहानुभूति, इस सब की व्यापक कमी दिख रही है, तो एक बेचैनी भी हो रही है। लेकिन उस बेचैनी में ही आदमी शिक्षक रूप में हम करें तो क्या करें साथियों। इसीलिए आज हम 2-3 दिनों से मन अशांत था, लेकिन उस अशांत मन को मैंने सहा। अखबार के पन्नों को पलटने से केवल अशांति ही होती है, टेलीविज़न के चैनलों को बदलने से केवल कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, परिवार में बातचीत करने का माहौल इसलिए नहीं कि लोग अपने अपने में व्यस्त ही रहते हैं, आनंद को कहाँ खोजा जाए। इसीलिए 2-3 दिनों का यह जो अंदर बंधा हुआ एक गांठ था, अचानक अभी आज सुबह सुबह जब मैं कॉलेज जा रहा था तो मुझे रास्ते में पता लगा साथियों कि जिनके साथ मैंने बहुत बार मंच को साझा किया है, वो प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी, जो हमारे बनारस के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे और वर्तमान में कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी जो महाराष्ट्र में है, वहाँ के कुलपति थे। और हमारे बड़े भाई साहब 67 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ था अभी 10 अक्टूबर को। उनसे 7-8 साल छोटे ही थे। मैंने कई बार जब G20 का सम्मेलन चल रहा था तो उस समय संस्कृत यूनिवर्सिटी में हमने शास्त्रार्थ करवाया था, उसमें स्वयं आए थे वो साथियों, उसमें स्वयं आए थे। बात की शुरुआत की थी संपूर्णानंद में, वही अभी 2 साल पहले। क्या यार, उनके साथ हमने समय बिताया था। हम लोगों ने एक शास्त्रार्थ का आयोजन किया था संस्कृत में, उन्होंने स्पेस दिया था, बहुत मिलनसार, उन्होंने वो जगह दी और हमसे भेंट किए थे। फिर एक दैनिक जागरण के ऑफिस में एक सामाजिक मुद्दों पर, शिक्षा की नीति पर हमारे उनसे साथ थी, हम लोग साथ बैठे थे, उस पर हम चर्चा करते थे। हमारे महाविद्यालय में भी एक चीफ गेस्ट के रूप में आए थे और विश्वविद्यालय BHU में भी अनेक बार उनसे भेंट हुई थी। साथियों, आज बहुत दुख हुआ
कि लौटते समय आज नागपुर से अपने घर आ रहे थे, मऊ के पास रोड एक्सीडेंट में उनका दुखद निधन हो गया। मेरा मन बहुत आहत हुआ, क्योंकि किसी के मृत्यु का समाचार इन दिनों सुनता हूं तो थोड़ा बेचैन हो जाता हूं। लेकिन उनका मेरा कोई रक्त का संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी मानवता का संबंध था। साथ रहे हैं, यहीं पर काशी में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, संस्कृत के अच्छे विद्वान रहे हैं। इस निधन ने मुझे थोड़ा कमज़ोर कर दिया और मैं उनको प्रणाम करने ईश्वर से यह प्रार्थना कि ईश्वर आपकी लीला क्या है समझ में नहीं आता है। क्योंकि वो आ रहे थे, ड्राइवर चला रहा था, ड्राइवर को नींद आ रही थी, ड्राइवर को उन्होंने पीछे बैठाया, स्वयं ड्राइव करने लगे अपनी पत्नी को आगे बैठाकर, और एक खड़ी गाड़ी पर जो भिड़ गए तो आगे का पूरा गाड़ी के पर कच्चे उड़ गए और उन दोनों त्रिपाठी जी का, उनकी पत्नी का दुखद निधन हो गया और ड्राइवर बच गया। ईश्वर क्या लीला रचता है हमको तो नहीं पता, लेकिन आज के संदर्भ में ये सड़क दुर्घटना ही हुआ, और सड़क दुर्घटना एक बहुत व्यापक चुनौती है साथियों। सड़कें जितनी ही बन रही हैं, जितनी ही तेज हो रही हैं, जितनी गतिविधियां बढ़ रही हैं, जितनी मोबिलिटी बढ़ रही हैं, उतनी ही दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। और उन दुर्घटनाओं में कोई न कोई, किसी न किसी घर के अपनों का निधन हो जा रहा है। और सब जो देशवासी, जिसका भी घर का, परिवार का कोई भी मृत्यु होता है तो दुख एक लाजमी है। आज मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन रोज़ इस तरह का समाचार से अखबार पढ़े रहते, उससे मेरे मन में आए कि इस पर कुछ बात करूँ। मैं प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी के और उनकी पत्नी के दुखद निधन पर बेहद मर्माहत हूँ। मैं अपने पूरे परिवार, मगध भवन सुभाषिनी निवास के पूरे परिवार की तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको सद्गति दें, उनको अपने शरण में रखें और उनके परिवार को, परिजनों को शक्ति दें इस बेहद दुखद घड़ी में सहने की, क्योंकि हम स्वयं इस तरह के दुख की घड़ी को सह रहे हैं। उन्हें, उनके चरणों में वंदन करते हुए साथियों, मुझे दुख है कि आज ये समाचार मुझे मिला और मैं घर आके थोड़ा बेचैन हो गया। लेकिन इसके पहले एक और दुखद समाचार 2 दिन पहले हुआ था। हमारे सारे घर के बच्चे सनबीम भगवानपुर स्कूल में शिक्षा लिए। 7 जब संयुक्त परिवार के 7 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चियां, सभी ने ये सनबीम भगवानपुर में शिक्षा ली। वहाँ पर अंग्रेजी के एक शिक्षक प्रवीण झा, डॉक्टर प्रवीण झा जी थे। सारे बच्चों ने उनसे पढ़ा, हमारे भतीजों ने, हमारे साले के पुत्रों ने भी, बहुत सारे लोग उनसे पढ़े हैं। बेहद मिलनसार व्यक्ति थे वो। यहीं बनारस में बजटडीहा के पास कॉलोनी में छोटे मामूली विवाद ने दुश्मनी का जो रूप पकड़ा, तो 2 दिन पहले वो भी पढ़े लिखे परिवार, किसी कुलपति का लड़का था, 2 दिन पहले उनकी पीट कर, पत्थर से और रॉड से मारकर उनकी हत्या कर दी गई। मैं परसों भी हिला था क्योंकि उनको मैं देखा था, उनसे मिला था। मेरे सारे बच्चे, घर के बहुत सारे लोग प्रवीण झा से अंग्रेजी पढ़ते थे, उनके बारे में घर में बात करते थे, तो जैसे लग रहा है कि मेरे ही परिवार का किसी की हत्या हुई हो। मन दुखी था साथियों। प्रवीण झा की भी आत्मा को शांति मिले, लेकिन बेहद दुखद घटना थी। मामूली विवाद कैसा धैर्य खो देता है, कैसे कोई हत्या कर सकता है, ये सोचकर। तीसरी घटना साथियों, भूमि विवाद में इसी बनारस में कुछ दिन, उस व्यक्ति को मैं जानता था, कहीं ना कहीं किसी रूप में, किसी प्रॉपर्टी सम्मेलन वगैरह में मिला था। उसकी भी भूमि विवाद में कॉलोनाइजर है, लाभ, लोभ, लालसा, पटदारी, कंपटीशन, उसके भी रेकी करके सारनाथ में उसकी भी कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस तरह की घटनाएं बनारस में हमने देखा, लेकिन ये पूरी घटनाएं पूरे देश में अचानक बढ़ रही है। और छोटे छोटे विवादों से छोटे छोटे बच्चे, कुछ दिन पहले इसी गाजीपुर या कहां पर बच्चे ने चाकू से दूसरे को मार दिया था। और ऐसी घटनाओं का बेतहाशा वृद्धि होना शिक्षा जगत पर भी एक चुनौती है, शिक्षकों के लिए एक चुनौती है कि शिक्षा जगत में हम क्या करें।
हम अर्थशास्त्र पढ़ा के करेंगे क्या? हम लोगों को स्किल करके क्या करेंगे जब हम उनका जीवन नहीं बना पा रहे हैं, उनको सांस्कृतिक परिवेश में नहीं ले पा रहे हैं और हम कल्याण नहीं कर पा रहे हैं? तो मुझे थोड़ा बेचैनी हो रही है साथियों, इस मुद्दे पर मुझे आज कुछ बोलने का मन कर रहा था। तीसरे साथियों, पूरे देश में लोकतंत्र के नाम पर भीड़ तंत्र मचा हुआ है और न्याय भी जो है, हमारे देश की न्याय व्यवस्था भी एक संगठित व्यक्ति, कुछ संगठित समूह संगठित होके गलत बात के लिए भी न्याय में अपील कर रही है। तो न्याय के नाम पर अगर न्यायपालिका उनके पक्ष में निर्णय देती है तो वो भी एक दुर्भाग्य महसूस होता है, क्योंकि हम उस पक्ष के हैं जो न्यायपालिका के चक्कर नहीं लगाते हैं, लेकिन हम ज़्यादा हैं। जी हाँ सर, जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स के बीच में। वो भी डॉग पालतू नहीं, स्ट्रीट डॉग्स, सड़क के उन विषैले जहरीले खूंखार कुत्तों के बारे में जिसमें कुछ संगठित लोगों ने न्यायपालिका में न्याय को उलटकर और कुत्तों के पक्ष में निर्णय लेने में सफलता प्राप्त की। जिस देश में मनुष्य की दुर्गति हो रही है, देश में मनुष्य आज भी गरीबी से मर रहा है, जिस देश में छोटी छोटी बातों से हत्याएं हो जा रही हैं, जिस देश में अभी बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों को मिटाना है, उस देश में सुप्रीम कोर्ट इतना सतर्क दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ हो जाए कि हम कुत्तों और उसके लिए भी चिंतित हैं। तो एक सोच का विषय, इस पर भी मुझे बोलना है, इसलिए मैं आया हूँ। इसलिए नहीं कि मैं किसी मनोभाव से बोल रहा हूँ, इसलिए कि दुखी हो रहा हूँ साथियों। मैंने भी स्ट्रीट डॉग्स को, कुछ बुजुर्गों को दौड़ाते हुए, गिरते हुए, उनके पाँव को टूटते हुए, बच्चों को काटते हुए, महिलाओं को काटते हुए, रेबीज, मुझे खुद कुत्ते ने, पालतू कुत्ते ने, मेरे मित्र के कुत्ते ने काटा है और उस मेरे मित्र ने अपने कुत्ते के पक्ष में कहा कि मैंने इंजेक्शन लगाया है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो मुझे हंसी आई थी कि डॉग लवर्स के जानवरों के प्रति इतनी बेतहाशा प्रेम कि मनुष्य को कुछ हो जाए, कुत्तों को ना हो, ये भावना भी इस देश के लिए ठीक नहीं है। मैं सभी को माफ़ी मांग कर कहता हूँ जो भी कुत्तों को प्रेमी हैं। पहले प्राणियों के तो प्रेमी होइए, प्राणी में मनुष्य सबसे पहला प्राणी है। माँ बाप की सेवा कीजिए। कुत्तों बिल्ली की जगह उन कुत्ते और बिल्लियों की सेवा करने वाले से पूछिए कि उनके माँ बाप कहाँ हैं और उनके परिजन कहाँ हैं, तब समझ में आएगा, आंखें खुलेंगी। माँ बाप बूढ़े घरों में मर जाते हैं, दूर टेलीविज़न पर कैमरे के माध्यम से उनकी निगरानी बच्चे करते हैं, लेकिन कुत्ते और बिल्लियों से बहुत अथाह प्रेम करते हैं। ये संस्कार अच्छा नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं, इसलिए कि आपको भी सोचना होगा कि क्या किससे प्रेम की प्रायोरिटी होनी चाहिए। मनुष्य तो पहले होना चाहिए। मनुष्य बचेगा तभी सब कुछ बचेगा। तो ये सारे मुद्दे साथियों मेरे मन में था। मैंने सोचा कि एक साथ थोड़ा इसको मैं बोल दूं कि आखिर धैर्य, अनुशासन, इसकी कमी कहां हो गई है। और जो अधैर्य है उसी से सामाजिक अशांति भी हो रही है साथियों। हम इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी, इकोनॉमिक्स के टीचर, हम जानते हैं बदलता हुआ युग है, उपभोक्तावादी संस्कृति है, उसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं। लेकिन आज भारतीय समाज में भी तेज गति, उपभोक्तावाद और प्रतिस्पर्धा में फंसकर हम इम्पेशेंट होते जा रहे हैं, अधैर्य के शिकार हो रहे हैं। हम सबके लिए, हमारे लिए भी हो सकता है, हमें भी आप बोलिए। मैं अपने को अलग नहीं कर रहा हूं, मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मैं अपने को भी दोषी ठहरा रहा हूं। अधैर्य के शिकार, छोटी छोटी बातों पर पेशेंट को खो देना, गुस्सा होना, नफरत करना, प्यार का तिरस्कार करना, ये अधैर्य है। इसके शिकार हम सारे हो रहे हैं। यानी अधैर्य व्यक्ति को हम कैसे संवेदनशील कह सकते हैं? वो असंवेदनशील बन जाता है। यानी हम बन गए
तो समाज असंवेदनशील हो गया और समाज में अशांति निश्चित जन्म लेने लगता है। ऐसा मुझे प्रतीत होने लगता है, अचानक ये बढ़ा है। ऐसे प्रगति का क्या अर्थ है? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाता हूँ, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मैं इकोनॉमिक्स और नेचर को जोड़ता हूँ। फिर कहता हूँ कि मनुष्य के बिना इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो मनुष्य का आचरण हमारे इकोनॉमिक्स के विषय तो है नहीं, तो हम कैसे इस विषय को परोसें? हम तो बोल देते हैं, लेकिन सिलेबस बेस्ड नहीं है साथियों। जब ऋग्वेद कहता है संगच्छध्वम संवद्धध्वम संवो मनांसि जानताम, ये ऋग्वेद हम अपने इकोनॉमिक्स की क्लास में बोलेंगे तो लोग मुझे सोचेंगे गलत पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। ये तो नीति शास्त्र है भारत का, ये तो सबको जानना चाहिए। सब लोग साथ चलें, साथ बोलें, अपने मन को एक रखें, ये तो ऋग्वेद का सूत्र है। लेकिन भारत जैसे देश में हम इससे इतर हो गए, इसलिए तो कुछ समूह कुछ भी निर्णय करा दे रहे हैं कोर्ट में। साथियों, तात्पर्य यह है कि धैर्यपूर्ण संवाद और सामंजस्य से ही समाज में शांति हो सकती है। और बड़े खेद के साथ कहना पड़ा कि इसकी भारी कमी हो रही है। आपराधिक प्रवृत्ति का बढ़ना, बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति का बढ़ना, शिशुओं में, छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों की तरफ से लड़ने आ जा रहे हैं, बच्चों को डांट नहीं रहे, लड़ रहे हैं। आपराधिक प्रवृत्ति का जन्म, इससे नैतिक पतन तो हो रहा है। अब आप सोचेंगे अचानक हम इन सब बातें क्यों कर रहे हैं? मैं इन सब बातें इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कोई मुझे अंदर से कोई आपको सुधारने के लिए आने का शौक है, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने मन को भी हल्का कर रहा हूं साथियों, कि ऐसा चारों तरफ हो रहा है। बनारस में भी हो रहा था तो मेरे मन में लगा कि सारे पीड़ाओं को व्यक्त कर दूं। आप हमारे मित्र हो तो साझा व्यक्तता को स्वीकार करो, देखते हैं कितने लोग स्वीकार करते हैं। इससे भी एक परीक्षा हो जाएगी, इससे भी एक परीक्षण होगा। अपराध की प्रवृत्ति का बढ़ना और नैतिक पतन का होना क्या मेरे लिए केवल खराब है कि आपके लिए भी खराब है? और साथियों, ये केवल कानून का मुद्दा नहीं है, हम उसे कानून का मुद्दा बना रहे हैं। यह नैतिक पतन है और अनुशासनहीनता का परिणाम है। इसलिए जब बार बार रोज बात करते हैं तो एक चीज मैं बताऊं आपको, दंड एव ही शासनो मूलम, कौटिल्य का दृष्टिकोण था। शासन का मूल दंड न्याय और अनुशासन है। इसका मतलब है कि केवल अगर दंड दिया जाए तो दंड से तो समाज नहीं सुधरने वाला है। जितने ही कानून उतने ही अधिक अपराध, जितना ही नियम उतना ही अधिक एक्सीडेंट। सामाजिक नैतिक अनुशासन, धर्म और आचार संहिता का पालन ये कौन सिखाएगा? ये कानून नहीं सिखाएगा। कानून तो तराजू लेके तौल देगा, तर्क के सारे निर्णय देगा। कितना भी बड़ा पाप हो, कानून अगर तर्क के सारे पापी कानून को कन्विंस कर देगा तो कानून पापियों के पक्ष में निर्णय देगा। ऐसा कानून है हमारा। अब ये न्याय सही है गलत है मैं इस पर नहीं बोलूंगा, मैं न्यायपालिका का अपमान नहीं करूंगा, लेकिन मन का भाव मेरी पालिका है, मैं अपनी भाव पालिका को व्यक्त कर रहा हूं। साथियों, नैतिक और अनुशासन को तो शिक्षा जगत से हम लोग जोड़ रहे थे ना। क्या हमारे शिक्षा जगत का परिणाम ऐसा हो रहा है? अगर हम मनुष्य को मशीन बनाने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो एक मनुष्य जिसको मशीन बनाना चाहते हैं उसके अंदर विवेक कहाँ होगा? उसको तुम पहले ही लालच सिखा रहे हैं, उसको तुम पहले ही लोभ सिखा रहे हैं, उसको तो पहले ही हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं। कहाँ सिखा पा रहे हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय बहुत याद आते हैं। हम लोग उनको बचपन से पढ़े हैं, जानते हैं, उस पर बहुत काम किए हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय की शिक्षा नीति नहीं है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हम लोग प्रोडक्ट हैं। उन्होंने करेक्टर इंटीग्रिटी इंडस्ट्री जब कहा था तो चरित्र को सबसे पहले शिक्षा की नीति बनाई थी। हम कहाँ हैं
कौन सी नीति बना रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा साथियों। मुझे बेचैनी होती है। और जब भैया बोलते थे, हम लोग बात करते थे आपस में, मनुस्मृति का संदेश देते थे, लोग चिढ़ते थे, लोग चिढ़ जाते थे, लेकिन पर हितार्थ यो जीवित स जीवती, पर हितार्थ यो जीवती स जीवती। मनुस्मृति कहता है जो दूसरों के हित के लिए जीता है, जो दूसरों के हित के लिए जीता है, वही सच्चा जीवन जीता है। कितना बड़ा नीति शास्त्र, कितना बड़ा अनुशासन। ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी है, सबके लिए है। हर व्यक्ति दूसरों की चिंता करे। तो मेरी चिंता आप करेंगे, आपकी चिंता हम करेंगे, परिवार बड़ा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हट गया, हिंसा खत्म हो गई, विवाद खत्म हो गया। मनुस्मृति इतनी बड़ी बड़ी बात करता है और मनुस्मृति के नाम पर हम लोग मनुस्मृति को जलाने लगते हैं, उसके अंदर के तथ्यों को नहीं पढ़ना चाहते हैं। साथियों, आज जो बच्चे हैं ना, अनुत्तरदायी प्रवृत्ति की ओर हैं। सारे बच्चों से मैं माफी मांग रहा हूं। जो यूथ मुझे सुन रहे हैं, उनको मेरा प्रवचन बुरा लगे, मुझे माफ कर दो बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम समझोगे नहीं। समझते समझते देर हो सकता है। हम जिस मोबाइल से ये लाइव हो रहे हैं, यह मोबाइल हमारे लिए टूल होना चाहिए, साधन होना चाहिए, साध्य नहीं। तो हम किसी टेक्नोलॉजी के विरोध में, कि बिना टेक्नोलॉजी के विकास नहीं है। टेक्नोलॉजी एक अपंग को भी एक अस्त्र देता है, दिव्यांग को भी अस्त्र देता है और चीज़ों को बढ़ा। हम टेक्नोलॉजी के विरोध में नहीं, मोबाइल है तो मोबाइल का सार्थक प्रयोग करना हम कैसे सीखें, ये शिक्षा नीति होनी चाहिए कि नहीं। तो हमारे आज के बच्चे मोबाइल, टेलीविज़न, ये जो उपभोक्तावादी चीज़ें, इसको मनोरंजन, इसका साधन समझते हैं। और पेरेंट्स भी उसी जाल में फंसते जा रहे हैं, हम भी उसी जाल में फंसते जा रहे हैं। तो हम संवेदनशीलता खोते जा रहे हैं। अब सुनने में तो प्रवचन लग रहा है, लेकिन मन के अंदर ये पीड़ा मेरे भी चल रही थी, क्योंकि घटनाएं घट जा रही हैं तो इस पर हम बोलते हैं। और ये शिक्षा व्यवस्था की समस्या केवल नहीं है कि हम शिक्षक हैं, हम नीति बनाते हैं, मेरी समस्या केवल नहीं है, या कॉलेज यूनिवर्सिटीज की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे समाज के सांस्कृतिक विघटन का यह संकेत है। साथियों, कहां गए हम? कौन पढ़ाता है? तैत्तिरीय उपनिषद का शिक्षा मंत्र कौन जानता है? कौन जानना चाहता है? हम में और आप में से कौन जानना चाहता है? जब हम कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, तो ये हमारे तैत्तिरीय उपनिषद का ये शिक्षा क्या बच्चों के दिमाग में घुस पा रहा है? यानी माता पिता गुरु देवतुल्य हैं। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय की दुर्घटना, इससे भी मन दुखी था। एक प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर की हत्या के लिए सुपारी देना, कितना विघटन, कितना गिर रहे हैं हम। ये पंडित मदन मोहन मालवीय के परिसर में ऐसी घटना है, मुझे खुद शर्मसार होना पड़ा। मैं बड़ा दुखी था उस दिन भी। तो ये संस्कार, माता पिता गुरु देवतुल्य हैं, कहाँ गए वो संस्कार? कैसे संवेदनशील बनेंगे सब? साथियों, इसीलिए सांस्कृतिक मूल्यों का समाधान जो होगा ना, वो बहुत सोचना होगा हमें और आपको मिलना होगा। हम फेसबुक, देखिए कल हमारे यहाँ कोई साथी आए थे, उन्होंने कहा कि एक तरफा आप बोल रहे हैं। मैं एक तरफा बोलना नहीं चाहता हूं, आइए मिलिए। तो मैं तो समाज में बोलना चाहता हूं, समाज सुन नहीं रहा है, तो एक तरफा बोल के मैं अपने अंदर की बात बाहर निकाल रहा हूं। कुछ कोई करपात्री जी कहते थे, सत्यम वद सत्यम चर, कोई न सुने तो भी तुम्हें सुना देना चाहिए। कौन कब सुन लेगा, किसका कब भल कल्याण हो जाएगा, नोबडी नोज, इसलिए तुमको बोलना ही है। और यही बात साइंटिफिकली हमारे जो अभी देहांत हुआ है हमारे वैज्ञानिक का, इसके पहले जो हमारे केंद्रीय विद्यालय के, वो भी कहते थे कि हर बात रिकॉर्ड हो जाती है।
साथियों, भारत की संस्कृति में धैर्य, क्षमा, अनुशासन और दया, करुणा और इसके साथ सह अस्तित्व, जिसको वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, ये शाश्वत मूल्य आज भी हैं। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम जो महाउपनिषद में कहा गया था, पूरी पृथ्वी को हम परिवार मानने वाला देश, हम असंवेदनशील हो जाएं, अधैर्य हमारे अंदर हो जाए, अपराध की प्रवृत्ति हमारे अंदर भर जाए, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। देखिए, ट्रंप के भाषा का इस्तेमाल भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि सशक्त हैं, उन चीज़ों को जानते हैं, धैर्य से दे रहे हैं, इसलिए भारत बचा हुआ है। ये हर व्यक्ति को ऐसे नेतृत्व अपने अंदर पैदा करना होगा। इसलिए रास्ते दो ही हैं, या आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन बनिए, हमारी बात मत मानिए, लेकिन अपने क्रोध, मैं अपने ड्राइवर से कहता हूँ, भैया चारों तरफ लड़ल मत करा, मोटरसाइकिल के जाए देवल करा, रिक्शा के जाए देवल करा, कोई से बहस मत करा, हाथ जोल करा, थोड़ा गाड़ी हमारी खराब हो जाए, होए द हमके ये उम्र में गुस्सा कर अच्छा नहीं लगी, कहीं हमसे कुछ हो ना जाए, तो हाँ नुकसान हो जाए, हमारा नुकसान हो जाए, उसका नुकसान हो जाए, क्या फ़ायदा। हम समाज में शिक्षक है, हमके बचैले रह, हम ड्राइवर से हाथ जोड़ के रोज कहते हैं, दुबे जी को याद होगा, बचाते हैं। आत्म अनुशासन, भरसक हम सही चलें, भरसक हम गलत काम ना करें। इसलिए व्यक्ति को अपने क्रोध, अधैर्य और स्वार्थ को तो नियंत्रण करना ही होगा। हम ही जल्दी पहुंच जाए, हम ही सबसे आगे हो जाएं, हम ही को सब कुछ मिल जाए, ये प्रवृत्ति तो हर व्यक्ति को छोड़ना होगा। ये कौटिल्य भी यही कहते थे, शासन और समाज तभी सफल होगा जब व्यक्ति अनुशासित हो। और साथियों, यही सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग है जो इस समय होना चाहिए। बच्चों को संस्कार, शिक्षा को चरित्र निर्माण से जोड़ना, परिवार में आदर्श व्यवहार स्थापित करना। इसीलिए तो संगच्छध्वम संगध्वम जो हम कह रहे हैं कि सामंजस्य और संवाद में ही शक्ति है, उसी में शांति है। इसीलिए संदेश क्या है? धैर्य सर्वत्र साधनम। धैर्य सर्वत्र साधनम, हर कार्य में धैर्य ही साधन है। धैर्य थोड़ा बनाना, अब कैसे बने, ये एक्सरसाइज है। खाना पीना जैसे आदत बन जाता है, वैसे धैर्य की भी आदत बनाया जाए। कुछ लोगों से अप्रिय सुना जाए, उनको पिड़काया जाए, सुना जाए। चलिए, ये एक्सरसाइज, बनारस में तो ये एक्सरसाइज होता ही रहता था। 80 वगैरह पर भैया जब बैठते थे, वहाँ कहते थे कि एक दूसरे को खूब गाली बका जाता है ताकि लोगों में धैर्य हो, बाद में गले मिलकर वापस घर आते थे। ये संस्कृति तो हमारे काशी की है, ये भारत की संस्कृति है। धैर्य सर्वत्र साधनम। हम अप्रिय से अप्रिय वचन बोले, लेकिन इतना अप्रिय नहीं बोलो कि मिल ना सके। इसलिए सोशल कोहेजन सो बोलते हैं, सामाजिक समरसता या सामाजिक एकता। उसका अर्थ क्या है? कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई भाषा हो, कोई क्षेत्र हो, किसी प्रकार का वर्ग हो, कोई पीढ़ी हो, बुढ़ा जवान बच्चे, सबके बीच सद्भाव, विश्वास और सहयोग की भावना हम कैसे पैदा करें, ये चिंता का विषय है कि नहीं। हम फेसबुक से बोल रहे हैं तो कुछ लोग तो मेरा सुन ही रहे हैं, हम बाहर भी बोलते हैं, हम क्लास में भी बोलते हैं, हम बुजुर्गों का आदर करके वहाँ बैठ के उनका सुनते हैं, हम संतों के बीच भी बैठते हैं, हम बच्चों के बीच भी बैठते हैं, युवाओं को संबोधित करते हैं। लेकिन हमारे एक की करने से तो होगा नहीं, अनेक होना होगा इसके लिए। इसलिए साथियों, हम विविधता में एकता जो शब्द कहते हैं, कहने से नहीं होगा। 22 अनुसूचित भाषाएं, 1600 से अधिक बोलियां, अनेक धर्म, अनेक पंथ, अनेक जाति, अनेक क्षेत्रीय पहचान। अब इसमें अगर हम विविधता, विभाजन और संघर्ष करें, जैसा मैं बार बार कर रहा हूं, राजनीतिक दलों से निवेदन है कि आपका काम समाज बचाना है, वोट पाना या सत्ता पाना नहीं होना चाहिए। आप सामाजिक नेता पहले बनिए, तब राजनेता बनिए। बड़ा दुख है ना, लोकतंत्र की ऐसी प्रक्रिया है कि वोट के सारे हम लोग सत्ता को ट्रांसफर करते रहे। ये भी, इससे भी मन दुखी हो गया है।
हम सामाजिक एकता कर नहीं पा रहे हैं, हम जाति में बांट रहे हैं, भाषा में बांध रहे हैं, किसी दूसरे भाषा को किसी दूसरे प्रदेश में पीट रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, गरीब अमीर के नाम पर समाज को बांट दे रहे हैं। हम क्या नेतागिरी करेंगे, क्या लोकतंत्र बचेगा? संसद में देखिए ना, कल ही मैं बोला था कि संसद में 35% प्रोडक्टिविटी हुई, 125 करोड़ का इस सत्र में नुकसान हुआ, करोड़ों हजारों करोड़ का नुकसान ये नेता करते हैं, बहस कुछ नहीं करते। अगर यही बहस जो मैं फेसबुक लाइव से कर रहा हूं, इसमें से एक भी मुद्दा एक साथ मिलकर जो सैकड़ों सांसद हैं कर देते ना एक स्वर में, तो देश बदल जाता। नहीं हो पाता है। वहां का दृश्य व्यथित करने वाला है, पीड़ा देने वाला है। तो ऐसे विभाजनकारी अगर तत्व होंगे तो देश की विविधता में एकता बचेगा कैसे? साथियों, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, मुझे भी मालूम है आर्थिक सामाजिक विकास क्या होता है। असमानता है, उसका वजह राजनेता हैं। बेरोजगारी है, उसका भी भ्रष्टाचार या नौकरशाही है। भ्रष्टाचार आज भी जड़ है, मना हुआ है। आप देखें भ्रष्टाचार का कि जज भी पकड़ा जा रहा है, रोज रेड्स हो रहे हैं। भ्रष्टाचार आज भी है, नोट को जलाए जा रहे हैं, आज भी गरीबी है। ये सब सामाजिक अशांति को जन्म दे रहा है। इकोनॉमिक इश्यूज हैं, लेकिन इससे सोशल अनरेस्ट हो रहा है। साथियों, इसीलिए जो समावेशी विकास शब्द केवल नारा न रहे। समावेशी विकास का मतलब सोशल कोहेजन पहले कीजिए, समाज में एकता कीजिए, लोगों को समझाइए कि मिल बांट कर रहना सीखा जाए, थोड़े बहुत धैर्य खोके छोटी मोटी लड़ाई से किसी की हत्या ना किया जाए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का भी में भी सेंध है। बाहर के देश चाहते हैं कि हम लोग अनरेस्ट में रहें और हमारे अंदर वो सेंध बांधते हैं। साथियों, पूरा पृथ्वी को जो देश परिवार मानता है, वहां पर इस तरह की घटनाएं होना कितना दुखद है। और राजा को भी चाहिए सुखम ही समृद्ध सर्वेशाम निपते सुखम, कि वो राजा वो होना चाहिए जो अपने प्रजा के सुख में ही अपना सुख माने। तो राजा कौन है? संसद में बैठे हुए सारे लोग राजा हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। वो तो मजा ले रहे हैं। उनको क्या है? उनको सत्ता चाहिए, एक दूसरे को डिबेट कर रहे हैं, फिर वापस आए, फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर आएंगे और हमें किसी न किसी को वोट देना होगा, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि वोट देना जरूरी है, वोट देना राष्ट्रीय कर्तव्य है, संकल्प दिलाते हैं। किसको वोट दे भाई? तो सभी के लिए संदेश है, क्या सत्ता क्या विपक्ष। चुनाव आयोग कहता है कि हम समकक्ष हैं। इसीलिए सबको सोचना चाहिए कि जाति और धार्मिक तनाव न हो, आर्थिक असमानता कम हो, क्षेत्र और भाषाई की राजनीति में की दीवार न खड़ा करें। और युवाओं में जिसके लिए मैं बैठा हूं, प्रवीण झा की हत्या होती है और रोड एक्सीडेंट हो रहा है। युवाओं में अधैर्य और असंवेदनशीलता पर हम काम करें। साथियों, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, इसकी दिशा बदलनी होगी। बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारे नर्सिंग होम्स में गए, अमानवीय व्यवहार, पैसा से स्वास्थ्य का संबंध, ये हमने देखा है, लूटते हुए भी देखा है लोगों को। दुख होता है। सेवा भाव का क्षेत्र मेवा भाव में बदल गया है। कुछ मानवता नहीं है। इसीलिए एक कैसे हों, धैर्य कैसे आए, इस पर सोचना चाहिए। और जब आज हरे राम जी का हमने देखा, मृत्यु का प्रबल खेल देखा। आयु नहीं है तो मृत्यु तय है, हर व्यक्ति के लिए है। लेकिन जब मृत्यु का कारण सड़क दुर्घटना हो जाए या मेरे भाई माइट से कीड़ा से मरे, अकारण मृत्यु हो जाए, तो दुख होता है। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, लेकिन हमारे शास्त्र में कहा कि हमें 100 साल जीने का वरदान प्राप्त होता है। 100 साल कर्मठ जीवन। और ऐसे में मृत्यु किसी वजह से हो जाए, हालांकि वजह मृत्यु के पीछे होता ही है। यमराज को ये
मिला हुआ है वरदान कि भाई आपकी वजह से नहीं, कोई वजह तो सड़क दुर्घटना एक देश में भारी वजह है साथियों। हरिराम जी की मृत्यु से व्यथित है, उसीलिए मैं आया भी हूँ। और रिपोर्ट हम देख रहे थे तो प्रति वर्ष लगभग 1.5 लाख से अधिक मौतें सड़क दुर्घटना, 1.5 लाख लोग मरते हैं प्रति वर्ष। 1.5 लाख मामूली संख्या नहीं है। ये 2023-24 का रिपोर्ट में बता रहा हूं, मौतें होती है केवल सड़क दुर्घटना से। आज हरिराम जी एक उसमें जुड़ गए और 4.5 लाख से 5 लाख से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं से बुरी तरह घायल होते हैं, दिव्यांग अपंग हो जाते हैं साथियों। इसका अर्थ क्या हुआ, आप थोड़ा कैलकुलेट कीजिए तो समझ में आएगा। हर 4 मिनट मैं बात कर रहा हूं, 40 मिनट बात करूंगा, उसमें कितने मौतें सड़क दुर्घटनाओं से हो गई होंगी भारत में। हर 4 मिनट में एक व्यक्ति साथियों, इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है, उसका परिणाम यह भी हो रहा है कि हर 4 मिनट में एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहा है, या तो मृत्यु हो रहा है या घायल हो रहा है। कारण क्या है? मैं सोच रहा, मैं तो गाड़ी चलाता नहीं हूं, जानता हूं लेकिन चलाता नहीं हूं। कॉन्फिडेंस भी नहीं है, शौक भी नहीं है, मजबूरी है, उम्र का तगाजा है, इसलिए गाड़ी है तो मैं ड्राइवर के साथ धीरे धीरे चलता हूं। जानता नहीं हूं ना, मेरा शौक है। लेकिन शौक जो है वो तेज गति को जन्म देता है। जो शौकीन होता है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे टैक्सी वाला है, चाहे लोग हों, तेज गति, ओवर स्पीड, कितनी जल्दी हवा से बातें करते हैं, क्योंकि रोडें अच्छी बन रही है। अभी हमसे लोग बात कर रहे थे कि रोड बहुत अच्छी है, जाइए गाड़ी से कहीं मुझे जाना है। तो रोड अच्छी है तो नियंत्रण आपके मन में नहीं है, तेज चलते हैं आप। रोड अच्छी का मतलब तेज स्पीड तो, लेकिन यह भी दुर्भाग्य है कि पता नहीं रोड अच्छी है तो तेज ही चलना चाहिए, यह भी सुनने में आया है कि नियम है। तो तेज गति सबसे बड़ा ह्यूमन एरर है, मानव का कारक है। तेज गति दुर्घटना का कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण मैंने देखा है, महसूस किया है, ड्राइवरों को चेक करना चाहिए, सबको चेक करना चाहिए, जो बैठे वो भी, जो पिए वो भी। नशे की हालत में गाड़ी बहुत लोग चलाते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। नशा, फिर गाड़ी, आप तो बहकेंगे ही। नशे तो बहुत प्राइवेट लोग भी नशा शराब पीते हैं ये गाड़ी में चलते चलते। वो सोचते हैं कि मृत्यु उनके अंडर में है। ना ना, मृत्यु के अंडर में हर व्यक्ति है। कारण मृत्यु को चाहिए, हर समय मृत्यु घूम रहा है हमारे चारों तरफ। एक भी गलती मृत्यु का कारण, यमराज हट्टाहास लगाएगा साथियों। इसलिए नशे की हालत में गाड़ी मत चलाइए, ये भी कारण है। और आज सबसे लेटेस्ट है मोबाइल। ये तो बहुत खराब हो गया। कान पकड़ के मोटरसाइकिल जाते हैं, हमारे सामने कई बच्चे बच्चियां गिरते हैं। मोबाइल पर बात करना, चाहे गाड़ी चलाते हुए, ट्रक चलाते हुए, 4 पहिया चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए, ये बहुत घोर लापरवाही मालूम। इससे भी मौत बढ़ रही है, एक्सीडेंट। और उसके अलावा जो हमारा जो नेचर है, स्वभाव, हम नियमों की अनदेखी करते हैं। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना, हम देख नहीं रहे हैं कि क्या ट्रैफिक का रूल बता रहा है, कितना स्पीड चलना चाहिए, बाएं दाएं कितना चलना, किस लेन में चलना चाहिए, रेड लाइट दिखना चाहिए, कोहरे में नहीं चलना चाहिए। ट्रैफिक नियम की अनदेखी करते हैं साथियों। ये मानव कारक है, ये हम बचा सकते हैं। और हरे राम जी, नींद आई तो रुकने के बजाय स्वयं चलने की कोशिश करते हैं। और हमने कहा ना कि जब काल की गति होती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये मानव कारक है साथियों। और उसके बाद तब हम लोग आते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मतलब गड्ढा होना, सड़क टूटना, अंधेरा रहना। ये भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि सड़कों पर अगर लंबी जाम हो तो क्यों टोल टैक्स दें। तो चेतावनी है NHAI वालों को। गडकरी साहब से निवेदन है कि रोड तो बनाइए, लेकिन रोड की मरम्मत, रोड का नियमन तेजी से करिए। एक भी गड्ढा, बच्चे तेजी से चलाते हैं, गड्ढा थोड़ा सा भी होता है उलट जाते हैं। तो गड्ढा और टूटी सड़कें तो नहीं होनी चाहिए हाईवेज में। शहरों के अंदर तो चल जाता है, धीमी गति है, थोड़े बहुत लड़ते हैं लोग, चोटिल होते हैं, मरते नहीं हैं।
और हाईवेज में अंधेरा नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा, मैं स्वयं भुक्तभोगी बचा हूं, अचानक हाईवेज पर अचानक अंधेरा होना, अचानक जानवरों का जाना, यह मृत्यु का कारण है। और यही नहीं, संकेतों को सही लगाना चाहिए। अचानक आप संकेत गलत लगा दिए, तेजी से ब्रेक मारे, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सारे के सारे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सड़क दुर्घटना का हम कारण मानते हैं। और एक और कारण आजकल है वाहनों की खराबियां। पुरानी वाहन चलाते हैं, उसमें चले जाते हैं, ठीक नहीं है, ब्रेक नहीं ठीक से देखते हैं, टायर पंचर हो जाता है, नियमित जांच नहीं करते हैं, और लास्ट में तब आता है ट्रैफिक पुलिस की या ट्रैफिक की लापरवाही। कहीं ना कहीं हमारे देश में ट्रैफिक पुलिस की कमी है, हाईवेज में कमी है, नियमों की कमी। ये सारे के सारे वजह साथियों हमने देखा है। और हरे राम जी के मृत्यु से दुखी हूं कि ये कहानियां हमारे हैं। 1.5 लाख लोग प्रतिवर्ष मर रहे हैं, 4.5 से 5 लाख लोग घायल हो रहे हैं। और कितना बड़ा सामाजिक प्रभाव, कितना दुख पहुंचा होगा। जो व्यक्ति दुर्घटना में मरता है, परिवार का सहारा खो जाता है, माताएं बहनें विधवा हो जाती हैं, अनाथ बच्चों की संख्या बढ़ती है, मानसिक आघात भी पहुंचता है, विकलांगता होती है। और यही नहीं, आर्थिक प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। कैलकुलेशन बताता है कि हमारे देश में, हमने कहा ना 1.5 लाख मरना, 4.5 लोग घायल होना, अपंग होना, दिव्यांग होना, 3 से 5% प्रतिवर्ष साथियों जीडीपी का नुकसान होता है इससे, सड़क दुर्घटनाओं से। ये बहुत बड़ा आकलन है साथियों। और मनोवैज्ञानिक प्रभाव सोचिए, जिसके परिवार में एक्सीडेंट हुआ, 6 महीने, साल भर, 2-2 साल ट्रॉमा सेंटर्स में पड़े रहते हैं, लंबे समय तक उनके परिवार उनकी सेवा करते। कितनी पीड़ादायक मतलब व्यथा है ये व्यथा महसूस। मेरे फेसबुक में मेरा मित्र था, मुझे जानता भी नहीं था साथियों, पता लग गया कि कोई मेरा परिचित है। मैंने यहीं बैठ के, व्यथा मन में था, ऐसी भाषा बोली कि मुझे उसकी पीजीआई में मदद करानी पड़ी। ये सब इंडिविजुअल अप्रोच है, लेकिन कितना करेंगे आप? स्वयं अनुशासित होइए साथियों। इसीलिए ये 3 कारण थे। एक हमारे हरिराम जी का मृत्यु होना, प्रवीण झा की हत्या होना, और अभी लास्ट में बताएंगे कुत्तों वाला जो निर्णय, वो भी मेरे बड़ा पीड़ादायक है साथियों। अगर अनुशासन नहीं होगा, तो स्व अनुशासन नहीं होगा, तो पग पग पर हमारे जीवन को खतरा है। ये मान लीजिए, एक लापरवाही जीवन में, कहीं भी एक लापरवाही एक परिवार की त्रासदी है, यह मान के चलिए। इसलिए हम फिर से कह रहे हैं, धैर्य सर्वत्र साधनम। हर जगह धैर्य दिखाइए, जिम्मेदारी दिखाइए। ये समय उसी का है, अन्यथा हम लोग बहुत देर कर चुके होंगे साथियों। भगवत गीता में एक बात और कही गई थी, हमको आपको बताना है कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हक कर्मणा। नियत कर्तव्य का पालन हमें करना होगा। कहता है करो, नियत कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म कि मैं बेचैन हूं, कुछ कर नहीं सकता हूं, तो अकर्म होने से अच्छा है कुछ। तो इसलिए अकर्म करने से अच्छा है कुछ कर्म कर दो और सत्कर्म करो। ये जिम्मेदारी हर व्यक्ति की होनी चाहिए, तभी समाज का संतुलन होगा साथियों। हमें समाधान ढूंढना है, जिम्मेदार हमें बनना है, बच्चों को बनाना है, नागरिकों को बनाना है, शिक्षा और संस्कार के माध्यम से ही बनाना है। कर्तव्य बोध कैसे आए, रोज रोज इस पर बात करना ही होगी। किसी भी प्रकार से पेरेंट्स दबाव डालें कि शिक्षा नीति में बदलाव तो कर दिए, लेकिन कंटेंट्स में बदलाव नहीं हो रहा है, जहां हम सकारात्मक आदर्श का मॉडल पेश कर सकें, नैतिक शिक्षा अधिक से अधिक दे सकें, परिवार और समाज की भूमिकाओं को संजो सकें। ये सारी बातें मन में मेरी चल रही थी, और इसीलिए मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कल एक निर्णय दिया, उससे भी मन व्यथित हो गया।
अब इसको हमारे हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग हो जाएंगे, हमारे घर में कुछ बच्चे हमारे खिलाफ हो सकते हैं। क्या करें? मन मेरा भी तो स्वतंत्र है, मैं भी तो बोलूँगा। साथियों, कुत्तों द्वारा काटे जाने के आंकड़े रेबीज से जो मरते हैं वो भी भारत में 2024 का आंकड़ा बता रहे हैं। रोड एक्सीडेंट 1.5 लाख और कुत्ते के काटने के मामले, मृत्यु नहीं, मामले 37.5 लाख 3.7 मिलियन। 2024 में एक वर्ष में 37.5 लाख लोगों को कुत्ते ने काटा, यानी प्रतिदिन 10,000, एक रिपोर्ट बताता है। अब बताइए 2024 में एक वर्ष में 37-38 लाख कुत्ते अगर मनुष्य को काट रहे हैं और न्यायालय कुत्तों के प्रति संवेदनशील हो जाए तो 37 लाख लोगों की क्या गलती है? साथ ही इससे मृत्यु दर बढ़ रही है, सैकड़ों लोग मर रहे हैं उससे, रेबीज से। 5,000-7,000 इसके आंकड़े हैं मरने वालों की। और WHO जो कहता है वो कहता है कि भारत दुनिया का 36% रेबीज मृत्यु का केंद्र है। WHO कहता है भारत दुनिया का 36% रेबीज मृत्यु का केंद्र है। 18,000 से 20,000 25,000 मौतें प्रतिवर्ष हो सकती हैं इस देश में रेबीज से, और 30 से 60% मामले साथियों 15 से कम उम्र के बच्चों में होता है। इतना खतरनाक है ये सड़क के हिंसक कुत्ते हैं, और उनके लिए समूह बनाकर निर्णय को पलटवा देना हमारे से व्यक्ति का मन व्यथित हो जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि न्याय के इस प्रक्रिया को हम क्या कहें। कुछ बोलें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, न बोलें तो रोज आवारा कुत्तों को, बुजुर्गों को, बच्चों को काटते हुए देखें। साथियों, ये बहुत विषम स्थिति है, यह भी हमें फिर से सोचना होगा। सरकार से अपील है, कानून बदलना पड़े लेकिन आपको बदलना चाहिए। आप मनुष्य को कुत्तों से ऊपर रखिए, इतना निवेदन है। हम कुत्ते नहीं हैं, हम कुत्ते से थोड़े ऊपर हैं, हम कुत्ते को पालते हैं। आपको ध्यान होगा लोग कुत्ते बिल्लियों को पालना ज़्यादा शुरू कर दिए हैं, माता पिता को छोड़ना शुरू कर दिए हैं, परिवार को तोड़ना शुरू कर दिए। ये विघटन भारत के लिए अच्छा नहीं है। हम पाश्चात्य देशों का नकल करके डॉग लवर्स और कैट लवर्स बन के जिंदा आ रहे हैं, ये शायद अच्छी बातें नहीं हैं। ये भयावह है। नवजात छोटे बच्चे आदिवासी क्षेत्रों में ये सारी घटनाएं बहुत होती हैं। अभी कई जगह समाचार पत्र अभी हम पढ़ रहे थे, 13 वर्ष के मासूम बच्चे की मौत हो गई, एक महिला की मौत हो गई, बुरी तरह घसीटा गया, बुजुर्गों को घसीटा। जानलेवा हमला रोज होता है। और 11 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, अपना प्राथमिक आदेश, उसमें तो कहता है कि दिल्ली के लिए कहता था, वो पूरे देश में अब तो लागू हो गया कि दिल्ली NCR में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर्स में स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया था। लेकिन फिर वही दबाव बना, प्रतिक्रिया हुई, डॉग लवर्स एक हो गए। हम कहते हैं ना, समाज में अच्छे लोगों का एक होना मुश्किल हो रहा है, बुरे लोगों का एक होना आसान हो जा रहा है। इसलिए समाज बंट रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। आप विपक्ष का नीति देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देख लीजिए। प्रतिक्रिया संशोधन हुआ 22 अगस्त, अभी कल परसों। पूरा व्यापक विरोध और पशु कल्याणवादियों की आपत्ति के चलते इसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश को संशोधित कर दिया। तो भाई वो तो ईश्वर हैं, कर दिए। और स्टरलाइज वैक्सीनेट रिलीज की नीति अपनाई गई। कहा गया कि कुत्तों की टीकाकरण और नसबंदी करके वापस उसी गांव उसी मोहल्ले में छोड़ दिया। भैया कितनी नसबंदी कौन करेगा? यह इतने बड़े आबादी, कितने करोड़ कुत्ते हैं आवारे इस देश में, कितने मनुष्य के नसबंदी के बाद अब कुत्तों के इस नीति पर आप चलने लगे, कैसे करोगे? और उसको वापस छोड़ने की बात कौन करेगा? इंप्लीमेंट कैसे होगा? फिर वापस उसी गांव उसी मोहल्ले में आएगा तो वो कुत्ते फिर काटेंगे। और लेकिन एक शब्द कहा कि अग्रेसिव और रैबिड कुत्तों को आप
न छोड़ें। भैया कैसे पता कि कौन कुत्ता, मुझे पता है कि मेरे मित्र, बचपन के मेरे मित्र, उसके परिवार में कर्नल बहुत अच्छा कुत्ता रखे थे, पालतू कुत्ता रखे थे, बहुत प्यार बहुत दुलार, रोज जाते थे। मैं कुत्ते से बचपन से डरता हूँ। मैं घर जाता था, मैं डरता था, मैं कहता पहले बांध लो। आज मैं मित्रों से कहता हूँ कुत्ते को बांध लो तब अंदर घुसूंगा। मेरे सामने का दृश्य है, यही होता था। और उसी कुत्ते ने एक दिन मेरे ही सामने उस कर्नल के मुंह को नोच लिया, पालतू कुत्ते ने। उस कर्नल ने, देखिए डॉग लवर्स का रिएक्शन देखिए, कितना रिएक्शन देखिए, सब खत्म, सब न्यायालय खत्म। जब उनके मुंह को नोचा, उस कर्नल ने अपने लाइसेंसधारी रिवॉल्वर या पिस्तौल से हमारे सामने कुत्ते को गोली मार के उसकी हत्या कर दी। तब तो डॉग लवर्स नहीं हुए जब उनको काटा। और जब हमें काट रहा है सड़क के कुत्ते, तो आप सब एक होके उसके पक्ष में। तो क्या इसको कहें, कौन कुत्ते रेबीज हैं, कौन कल नहीं होंगे, आपको और हमको क्या पता। जिसको आप छोड़े होंगे वो कल फिर आवारा हो जाएगा, फिर रेबीज हो जाएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। इसलिए साथियों, अब चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। कुत्ते के पक्ष में निर्णय, मनुष्य के विपक्ष में निर्णय होना, यह समाज के लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंता, ये हमारे लिए जरूरी हो गया है। जीवों के प्रति हम करुणा तो दिखाएं, लेकिन आवारा कुत्तों और हिंसक, तब तो शेर को भी आप कल बनारस में छोड़ सकते हैं। शेर भी जीव है, तो कहेंगे शेर भी शहर में घूमे, तो शेर को जंगल में, उसका जीवन अधिकार, उसका मानव अधिकार, जानवर अधिकार कहाँ गया। तो शेर को छोड़िए, चीता को छोड़िए, हाथी को छोड़िए। भैया नीति बनाइए सही, कुत्तों की गरिमा भी बचाइए, लेकिन जो पालतू है ना, वो पालतू पशु को रखने का तरीका अपनाने की अपील कीजिए। सड़क के लोगों को परेशान मत कीजिए। इसलिए एक वैधानिक मामला, इस पर बहस चलेगा मुझे मालूम है, लेकिन मेरे मन में आया कि इस तरह की बातें अचानक देश में बढ़ा है। मेरे मन में पीड़ा आई, उस पीड़ा को मैंने व्यक्त किया और बार बार कहा, रक्षण सभी का होना चाहिए। जीव जंतु के हम सभी रखवाले हैं, हम सभी जीवों की रक्षा करते हैं। प्राचीन भारत में तो कुत्ता एक रक्षक और शिकारी के रूप में हम लोग मानते ही थे, लेकिन अव्यवस्थित या हिंसक हो जाने पर उसी प्राचीन भारत में कुत्तों को हटाने की बात भी कही थी। राजा उसको दंड भी देता था, हटाता भी था। नगर निगम का ये दायित्व है। ये सारी की सारी बातें आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करना चाहते थे। आपके सामने एक प्रश्न हुआ, और सारे समय से हम लोग हर जीव जंतु का आदर जरूर करते हैं, लेकिन हिंसक पशुओं को हम शहर में नहीं छोड़ते हैं, उससे बचने बचाने की बात करते हैं। इस पर भी हमें प्रबंध करना चाहिए। इसलिए मेरा अपील है आज के दिन में कि स्ट्रीट डॉग पर एक पुनर्नियम बने, सड़क दुर्घटनाओं पर एक व्यापक चिंता हो, और युवाओं में बढ़ते अधैर्य को समाप्त करने के लिए एक व्यापक योजना बने। ये तीनों चीज़ हमारे देश के लिए संकट का विषय है साथियों। इसीलिए मैं आपके सामने आया हूँ अपनी चिंता व्यक्त करने। मैंने व्यक्त किया, आप सभी मेरे इस चिंता के साथ रूबरू हुए। उम्मीद है कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे, जो असहमत होंगे वो अपनी असहमति व्यक्त करके अपना कारण भी बता सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।